कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, इसका आज पाठ 2 हम करेंगे और पाठ का नाम है संसाधन के रूप में लोग। इस पुस्तक में संसाधन के रूप में लोग का अर्थ बताने से पहले सकल और विलास की कहानी बताई गई। तो पहले हम सकल की और विलास की कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद इस अध्याय को समझेंगे कि संसाधन के रूप में लोग का क्या मतलब होता है। दो मित्र थे, सकल और विलास। कहानी को ध्यान से सुनेंगे तभी हम आगे प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको सुनने में मजा आएगा। तो कौन कौन से थे सकल और विलास? दोनों सेमापुर नाम के गांव में रहते थे। सकल की माँ शीला घर का कामकाज करती थी, गृहिणी थी मतलब, जबकि पिता बुट्टा चौधरी किसान थे। तो हम पहले सकल की बात कर रहे हैं। तो सीमापुर गांव में रहते थे। माँ जो थी सकल की घर का ही कामकाज करती थी और पिता जिनका नाम बुट्टा चौधरी था वो किसान थे। सकल के माँ बाप चाहते थे कि सकल पढ़े, इसलिए वे सकल का नाम गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाए। सकल पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसने अच्छे नंबरों से 10वीं की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कंप्यूटर कोर्स में उसका दाखिला करवा दिया। जब 10वीं कर ली तो कंप्यूटर कोर्स में दाखिला करवा दिया। लगन और मेहनत से उसने कंप्यूटर कोर्स भी पूरा कर लिया। कुछ समय के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी में काम करते हुए उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी की बिक्री काफी बढ़ गई। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से खुश होकर उसको बड़ा पद दे दिया, साथ ही उसका वेतन भी बढ़ा दिया। तो इस प्रकार जो सकल की जो जिंदगी थी वो बढ़िया चलने लगी। अच्छी तरह से पढ़ाई करी, मेहनत की और प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ पर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी को फायदा हुआ और कंपनी ने खुश होकर उसको बड़ा पद भी दे दिया और साथ ही उसका जो नौकरी थी, वेतन था, वो भी बढ़ा दिया। अब दूसरी तरफ विलास को देख लेते हैं। दोनों मित्र थे। विलास भी सकल के ही गांव में रहता था। उसकी माँ भी घर का ही कामकाज करती थी। जैसे सकल की माँ थी तो वो भी गृहिणी थी, घर का ही कामकाज देखती थी। जबकि पिता मछुआरा थे, यानी कि मछलियां पकड़ने का काम करते थे। जब विलास 2 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के कारण घर को चलाने की जिम्मेदारी मां पर आ गई, क्योंकि विलास छोटा था, वो भी नहीं इतनी जिम्मेदारी को निभा सकता था। और जब कमाने वाला चला जाए तो किसी न किसी को जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी। तो जब कमाने वाला, जब विलास के पिताजी थे, वो उनकी मृत्यु हुई तो घर को चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो मां पर आ गई। वह गांव के जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती थी, क्योंकि मछुआरे की बीबी थी तो यही काम करेगी। तो गांव में जो जमींदार था उसके तालाब से मछलियां खरीदती थी और उन्हें पास की मंडी में बेच देती थी। इस प्रकार वह हर रोज 150 रुपये कमा लेती थी। सारा काम करने के बाद ये काट पीट के तो उसको 150 रुपये की कमाई हो जाती थी। खान पान अच्छा न होने के कारण आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 150 रुपये में घर का कामकाज कैसे चलेगा या घर की जो खर्चा है वो कैसे चलेगा। तो 150 रुपये में तो उसकी जो विलास की माँ थी वो बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे पाती थी, जिसको हम पोषण युक्त कहते हैं, कि जिससे पोषण मिले। तो खान पान अच्छा न होने के कारण विलास गठिया का रोगी बन गया। विलास की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज करवा पाती और उसे स्कूल भेज पाती, क्योंकि 150 रुपये में सारे काम नहीं, घर की रोटी भी चलानी थी और फिर उसके लिए मुश्किल था कि वो उसको स्कूल भेज पाती।
तो इस प्रकार वो बेचारा स्कूल नहीं जा पाया। इसलिए वह घर पर ही अपनी माँ की मदद करने लगा, कि जब स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे तो घर पर ही मदद करने लगा। कुछ समय के बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ गई, मतलब इस हालत में नहीं थी कि वो कमाई कर सके, ये जो मछलियाँ बेचने का काम था वो कर सके। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। माँ की बात हो रही है कि जब वो बीमार पड़ गई तो देखभाल करने वाला कोई नहीं था, साथ ही परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए विलास भी अपनी माँ की तरह मछलियाँ बेचने लगा। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था, तो 150 रुपये जिस प्रकार उसकी माँ कर पाती थी, पढ़ा लिखा है नहीं था बेचारा। और जब माँ बीमार पड़ी तो परिवार में और कोई खर्चा चलाने वाला नहीं था, इसलिए वो भी अपनी माँ की ही तरह मछलियाँ बेचने लगा। और जिस प्रकार माँ जो 150 रुपये कमाती थी वो भी बस उतना ही कमा पाता था। सकल और विलास की कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सकल स्कूल गया जबकि विलास स्कूल, ये तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि सकल को जो है पढ़ने लिखने के मौके मिले जबकि विलास को पढ़ने लिखने के मौके नहीं मिले। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री हासिल की थी, इसलिए उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई जिससे उसकी आय बढ़ी, जबकि विलास वही काम करने लगा जो उसकी माँ करती थी, इसलिए माँ की ही तरह उसकी भी आय कम थी। सकल के मामले में उसकी कई साल की शिक्षा थी जिससे उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ी, तो कई साल तक उसने जो पढ़ाई की थी वो उसके काम आई, जिससे उसका जो मेहनत थी वो रंग लाई, श्रम की गुणवत्ता बढ़ी। इससे उसकी उत्पादकता बढ़ी, क्योंकि जब व्यक्ति में श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी काबिलियत आती है, तो उससे उसका उत्पादन भी है बढ़ता है और उसे बढ़िया वेतन मिलने लगा। विलास को उसके शुरू के सालों में कोई शिक्षा नहीं मिल पाई, इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक बन गया। सिर्फ मछलियाँ पकड़ने का कोई कुशल क्या कहते हैं, कोई उसने योग्यता हासिल नहीं की थी, शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए जैसा उसकी माँ काम करती थी मछलियाँ बेचने का, वो भी वही काम करने लगा। तो ऐसों को हम अकुशल, जिनमें कोई कुशलता न हो, अकुशल श्रमिक बन गया और उनको ज़्यादा वेतन की उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि उनको ज़्यादा कोई पैसे देगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि यदि एक बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया जाए, अब जरा ध्यान से सुनना है क्या बात है। तो सकल के माँ बाप ने उसका ध्यान रखा, शिक्षा दिलाई और शिक्षा दिलाने के बाद वो जिंदगी में कामयाब बन गए। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यदि एक बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया जाए या निवेश किया जाए तो भविष्य में वह बच्चा उच्च आय प्राप्त कर सकता है, बढ़िया नौकरी प्राप्त कर सकता है तथा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जब बढ़िया नौकरी प्राप्त करेगा तो समाज के काम आएगा। इसलिए यह देखा गया है कि जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। जो माँ बाप अनपढ़ होते हैं उनको नहीं पता होता है कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा कितनी जरूरी है व्यक्ति के लिए। जीवन में कामयाब बनने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अनपढ़ व्यक्ति से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसको बढ़िया नौकरी मिलेगी, इसलिए वो दिहाड़ी पर काम करने लग जाता है। तो जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वो शिक्षा का महत्व समझते हैं और अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाते हैं। उनके इसके साथ ही वे अपने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। उनको पता होता है कि अगर बच्चा स्वस्थ होगा तभी पढ़ पाएगा। कहते हैं अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आपका पढ़ाई में ध्यान रखेगा। तो जो माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों के पोषण और स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि बच्चा स्वस्थ होगा तभी वह पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाएगा। दूसरी ओर जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते अर्थात अनपढ़ होते हैं तथा सुविधाहीन होते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के या फिर बढ़िया खाना देने के, हम उनको कहते हैं कि सुविधाहीन तथा सुविधाहीन होते हैं, वे अपने बच्चों को भी अपनी ही तरह सुविधाहीन स्थिति में ही रखते हैं। जिस प्रकार से वो गरीबी की जिंदगी जीते हैं उनके बच्चे भी
गरीबी की ज़िंदगी जीने लग जाते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि जो सुविधाओं से युक्त जो ज़िंदगी है, जो ऐश की ज़िंदगी है, वो क्या है, क्योंकि उनके माँ बाप ने वो कभी अनुभव नहीं किया होता, उनके माँ बाप ने भी शिक्षा प्राप्त नहीं की होती है, वो भी उसकी गरीबी की ज़िंदगी में बड़े हुए होते हैं, तो इसलिए वो उन चीज़ों को अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने बच्चों को भी अपनी ही तरह सुविधाहीन स्थिति में ही रखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं पर पैसा खर्च किया जाता है, जब आप इन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, शिक्षा पर, बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने पर, या फिर उनके स्वास्थ्य पर, चिकित्सा सुविधाओं पर पैसा खर्च किया जाता है, तो जो लोग इसका फायदा उठाते हैं वे मानव न रहकर मानव पूंजी में बदल जाते हैं। आदमी नहीं, मतलब कहते हैं कि वे लोग नहीं रहते हैं, बल्कि वे पूंजी बन जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो पूंजी बन जाता है। जब उसको अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी, एक बच्चे पढ़े लिखे को किसी व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो लोग नहीं रहता है, तो वो मानव नहीं रहता है, बल्कि मानव पूंजी बना जाता है, पैसा कमाने वाला मानव बन जाता है। इसी प्रकार जब उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य पर पैसा, तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो एक अस्वस्थ, कहते हैं कि जो बीमार है उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं पर पैसा खर्च किया जाता है, जब आप बच्चे की शिक्षा पर, उसके प्रशिक्षण पर, उसके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करते हैं, तो जो लोग इसका फायदा उठाते हैं, जिस पर आप ये पैसा खर्च कर देते हैं, शकल के मामले में हमने देखा, उसके माँ बाप ने उसकी शिक्षा पर पैसा खर्च किया, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा, उसको प्रशिक्षण दिलाया, ट्रेनिंग दिलाई कंप्यूटर की, और बाद में वो क्या हुआ, हो गया पूंजी बनाने वाला, पैसा कमाने वाला लोग बदल गया। दूसरी तरफ विलास के मामले में हमने देखा, उसकी माँ ने ना ही उसको शिक्षा दिलाई, तो वो एक अकुशल मजदूर बन गया। तो जो लोग इसका फायदा उठाते हैं वो मानव न रहकर मानव पूंजी में बदल जाते हैं। अतः मानव पूंजी से अभिप्राय, जिसको हम मानव पूंजी कहते हैं, कब बनता है मानव पूंजी, उसका मतलब क्या है, मानव जब पूंजी बन जाता है, पैसा कमाने वाला व्यक्ति बन जाता है। मानव पूंजी से अभिप्राय कौशल युक्त, जिनमें कोई ना कोई कौशल होता है, कला होती है। मानव पूंजी से अभिप्राय कौशल युक्त तथा उत्पादनशील लोगों के समूह से है। ऐसे लोग जिनमें कोई ना कोई कुशलता होती है, काम करने की योग्यता होती है, तथा जो उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं मानव पूंजी। जब हम संसाधन के रूप में लोग की बात करते हैं, तो इससे हमारा अभिप्राय किसी देश में कार्यरत उन लोगों के समूह से होता है। संसाधन के रूप में लोग की बात करते हैं, हम संसाधन की बात कर रहे हैं, तो इससे हमारा अभिप्राय किसी देश में कार्यरत उन लोगों के समूह से होता है जो कौशल और क्षमताओं से युक्त होते हैं। जब हम संसाधन के रूप में लोगों की बात करते हैं, तो वे लोग जिनमें कौशल होता है, जो जिनमें क्षमता होती है, तथा देश के उत्पादन में योगदान देते हैं। संसाधन के रूप में लोग, अब आप इस कहानी को पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि संसाधन लोग जो हैं वो संसाधन कब बनते हैं, जब वो कौशल से युक्त होते हैं, क्षमता से युक्त होते हैं और देश के उत्पादन में योगदान देते हैं। वो हैं संसाधन के रूप में लोग। और जो कौशल से युक्त नहीं हैं, जिनमें कोई क्षमता नहीं है और जो देश के उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, उनको हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। दोबारा फिर हम कर रहे हैं, जब हम संसाधन के रूप में लोग की बात करते हैं, तो इससे हमारा अभिप्राय किसी देश में कार्यरत उन लोगों के समूह से है जो कौशल और क्षमताओं से युक्त होते हैं तथा देश के उत्पादन में योगदान देते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? अब ये बात आती है कि संसाधन है क्या चीज। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है। जो भी हमारे आसपास है, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते। कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, वो संसाधन। कोई ऐसी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही है, उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। तो प्रकृति यानी कि वह वस्तु जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक है,
और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य, जिसको सारे के सारे लोग कहते हैं कि ये मान्य है, मतलब इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको हम संसाधन कहते हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। जब आदमी के कोई चीज़ है वो काम आ रही है तभी वो संसाधन है। अगर वो व्यक्ति के काम नहीं आ रही है, मानव के काम नहीं आ रही है कोई ऐसी चीज़, वो संसाधन नहीं है। इस प्रकार उत्पादन के दूसरे संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है। तो लेकिन संसाधन तभी कहलाएगी जब वो हमारे काम आ रही है। उत्पादन के दूसरे साधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। जब इस मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा और अधिक विकसित किया जाए, जब हम इस मानव संसाधन को, संसाधन है व्यक्ति, अगर व्यक्ति के काम आ रहा है तो संसाधन है, जब इस मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। कि हमने एक पूंजी बनाई है। अगर आप उसको अधिक अच्छी प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, उसके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पूंजी बन जाती है। भौतिक पूंजी, जैसे माँ बाप ने अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च किया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, तो वो आने वाले समय में उनके लिए एक पूंजी होती है, क्योंकि वो उसकी कमाई का साधन बन जाते हैं। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पर पैसा, उनकी शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं किया होता, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, वो पूंजी नहीं होती, क्योंकि ऐसे बच्चे शिक्षित नहीं है। दूसरे, वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं, तो माँ बाप को उन पर और पैसा खर्च करना पड़ जाता, वो खर्चा बन जाते हैं माँ बाप के लिए, पूंजी नहीं बनती। तो जब हम किसी मानव संसाधन को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा और अधिक विकसित करते हैं तो उसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। भौतिक पूंजी निर्माण की तरह है। जिस प्रकार हम दूसरी पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे हमारे पास नोट होते हैं, वो भी हमारे पास एक प्रकार के नोट ही है। भौतिक पूंजी निर्माण की तरह है मानव पूंजी निर्माण भी देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो आने वाले समय में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वो भी एक प्रकार से उत्पादन शक्ति को देश की बढ़ाती है। वास्तव में मानव पूंजी उत्पादन के दूसरे साधनों जैसे भूमि तथा पूंजी से श्रेष्ठ। अगर हम कहें तो मानव पूंजी जो है, व्यक्ति जो है, वो भूमि से और जो हमारे पास पैसा है उससे श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि भूमि और पूंजी जैसे संसाधन स्वयं कुछ नहीं कर सकते। जमीन पड़ी है, जब तक आप उसको उस पर खेती नहीं करोगे, खेती कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। जमीन उसको वो हल भी चलाएगा, उसके ऊपर मशीनों से खेती करेगा, उसमें चीजें डालेगा, तब जाके वो उपजाऊ बनेगी। नहीं, जमीन पड़ी है तो पड़ी है, उससे कुछ उगने वाला नहीं। तो इसलिए क्योंकि भूमि और पूंजी जैसे संसाधन स्वयं कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मानव ही उन्हें उपयोगी बनाता है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या फिर हम काम हैं, क्या है? उनको हम नंबर 1 पर हम रखेंगे आर्थिक क्रियाएं। कौन सी होती हैं आर्थिक क्रियाएं? वे क्रियाएं जो वेतन और लाभ के लिए, जो आप पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जो वेतन और लाभ के लिए की जाती हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जिनसे आप पैसा कमाते हैं। इन क्रियाओं के बदले में परिश्रमिक प्राप्त होता है, आपको मजदूरी प्राप्त होती है। और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? वे क्रियाएं जो स्वयं उपयोग के लिए की जाती, जो आप अपने लिए करते हैं तथा जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं। जैसे घर में अगर आपकी मम्मी जो है रोटियां बना रही है, वो स्वयं उपयोग के लिए बना रही है, उससे उसको कोई आमदनी नहीं हो रही है। तो गांव घर में जो महिलाएं काम करती हैं उससे उनमें कोई आमदनी नहीं होती, उनको गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो वे क्रियाएं जो स्वयं उपयोग के लिए की जाती है तथा जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के बदले में कोई परिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनसे आय प्राप्त होती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती। धन्यवाद।